जय हिंद दोस्तों। इस बार के सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में काफ़ी टफ नेचर के क्वेश्चंस देखने को मिले और इन क्वेश्चंस के टाइप ने इन क्वेश्चन को टफ बना दिया। जैसे ज़्यादातर जो सवाल हैं उनमें एलिमिनेशन लग नहीं रहा था, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ तो ये कि जो जिस तरीके से पहले अगर हम देखें 2022 से पहले के जो पेपर्स हैं उनमें जनरली एलिमिनेशन वर्क करता था, बट इस बार का पैटर्न इस तरीके का रहा जिसमें आपको डायरेक्ट सवाल कम देखने को मिले और इस तरीके के सवाल ज़्यादा देखने को मिले जिनमें आपको पूछा जा रहा था कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो ये क्वेश्चन को एक्सट्रीमली टफ बना देता है। और यही नहीं, एक और क्वेश्चन का टाइप था जिसने क्वेश्चन को टफ बनाया और वो था ये टाइप, जिसमें आपको स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे 2 और इसके आधार पर आंसर करना था कि स्टेटमेंट दोनों सही हैं या नहीं, और अगर दोनों सही हैं तो दूसरा स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन करता है या नहीं। सो दोस्तों, ये जो असर्शन रीजन वाला टाइप था ये काफ़ी पहले यूपीएससी के द्वारा पूछा जाता था और अगर लास्ट 20 ईयर्स में आप देखें तो इस तरीके का डायरेक्ट असर्शन रीजन वाला टाइप नहीं देखने को मिला। हालांकि सीडीएस के पेपर में 2013, 14, 15 इन ईयर्स में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बट हाल के सालों में डायरेक्ट असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन नहीं आए हैं। परंतु ये ज़रूरी होगा कि आप इसका अभ्यास करें, और अभ्यास इन द सेंस कि क्वेश्चन तो ठीक है, फैक्चुअल अगर रहा तो अगर आपको पता है तो आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आंसर नहीं कर सकते हैं। बट ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो उस चीज़ को सीखने के लिए उसी कड़ी में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और अगर आप चाहेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप के हैं उन्हें कवर कर लेंगे। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और 1 बाय 1 आंसर करना है। आज के जो सवाल हैं वो हिस्ट्री के ही सवाल हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस ये बिल्ड करके देगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है असर्शन रीजन में। तो कथन ये कह रहा है कि अशोक की जो एडिक्ट है सोशल हार्मनी पर अमोंग द पीपल वाज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिलीजियस डिवोशन। यानी अशोकन एडिक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो सामाजिक सौहार्द है यानी जो सोशल हार्मनी है लोगों के बीच, ये रिलीजियस डिवोशन से ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा मैटर करता है। और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि अशोक ने आइडियाज़ ऑफ इक्विटी को स्प्रेड किया प्रमोशन ऑफ रिलीजन की बजाय, यानी धर्म को प्रमोट करने की बजाय इक्विलिटी के आइडिया को प्रमोट किया गया अशोका के द्वारा। अब देखिए आपको आंसर किस तरीके से करना है। इसे पहले तो चेक करना है कि क्या असर्शन और रीजन करेक्ट हैं या नहीं, और अगर दोनों ही करेक्ट हो जाते हैं तब फिर आपको चुनना है इनमें से कि अगर दोनों करेक्ट हो जाते हैं तो फिर ये इसका प्रॉपर रीजन है या नहीं। और मान लीजिए अगर कोई गलत है, लेट सपोज फर्स्ट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में गलत है, तो उस टाइम पे फिर आप एलिमिनेट करेंगे अगर ये करेक्ट होता है तो। हालांकि इस सवाल का आंसर आप सोचिए, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि हाँ, अशोकन एडिक्ट में साफ तौर पे लिखा गया है कि जो सोशल हार्मोनी है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है रिलीजियस डिवोशन के मुकाबले, और डेफिनेटली इक्वलिटी के आइडियाज़ को प्रमोट किया गया रिलीजन को डायरेक्ट प्रमोशन की बजाय। इवन जो धम्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये प्रॉपर रीज़न है और सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है बट संगम पीरियड से है, और संगम पीरियड हमें पता है हर साल क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी टफ नेचर के आते हैं, तो ये भी टफ सवाल ही है। और देखिए 2000 से ही ये संगम पीरियड पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। असर्शन क्या है कि जो अहम और पूरम पोएम्स हैं पेडिनेन किलुकन्नू ग्रुप फॉर्म्ड अ कंटिन्यूएशन ऑफ द संगम कॉम्पोजिशन। यानी अहम और पूरम जो पोएम्स हैं ये एक तरीके से संगम जो कॉम्पोजिशन हुआ उसके कॉन्टिन्यूएशन के जैसा एक्ट करते हैं। और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि इन्हें इंक्लूड किया गया है पोस्ट संगम पीरियड में संगम वक्त के रूप में। अब आपको बताना है कि क्या दोनों ही बातें सही हैं, और अगर सही हैं तो क्या ये करेक्टली एक्सप्लेन करता है या नहीं। तो देखिए इसका भी सही आंसर ऑप्शन ए है, बिकॉज अहम और पूरम जो पोएम्स हैं ये जो है एक तरीके से संगम कॉम्पोजिशन के कॉन्टिन्यूएशन के जैसा एक्ट करते हैं। और अहम पोएम का अर्थ है कि इनर सेल्फ से जो संबंधित हो, जैसे लव वगैरह से जो संबंधित हो, जबकि जो पूरम है ये एक तरीके से आप कह लें सोशल एस्पेक्ट को दिखाता है, जैसे हीरोइज्म, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है किंग वगैरह के, इन चीज़ों को प्रदर्शित करता है। तो ये बिल्कुल सही है और इसका रीज़न बिल्कुल सही दिया गया है, बिकॉज संगम कंपोजिशन के बाद में ये कंपोजिशन देखने को मिलते हैं, तो एक तरीके से ये पोस्ट संगम वर्क्स के अंदर शामिल हैं। तो ये इसका सही जस्टिफाई, और हमारा आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इस तरीके का सवाल अभी रिसेंटली पूछा भी गया, डायरेक्ट नहीं बट समहाउ आप कह लें बिल्कुल सिमिलर सा ही सवाल है। असर्शन क्या है कि जैनिज्म में एम्फेसिस दिया जाता है नॉन वायलेंस के ऊपर, यानी अहिंसा के ऊपर। इस कारण जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट को प्रिवेंट किया गया फ्रॉम एम्बेरेसिंग जैनिज्म, और रीज़न ये बताया जा रहा है कि कल्टिवेशन इन्वॉल्व किलिंग ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन ए है, बिकॉज नॉन वायलेंस की बात है और कल्टिवेशन में इंसेक्ट और पेस्ट की किलिंग देखने को मिलती है। अगला सवाल देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पहले के सवाल तो आपको डायरेक्टली एनसीईआरटीज में देखने को मिल जाएंगे, ओल्ड वाली एनसीईआरटीज में। ये सवाल भी है ओल्ड एनसीईआरटीज में, बट फिर भी आंसर करना मुश्किल है। अगेन ये ऑप्शंस की बात होती है इस वजह से। तो असर्शन क्या है, हाँ यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये किस ईयर का है, 2000 का है। द ओरिजिन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया कैन बी ट्रेस टू मिलिट्री कैंपेन्स। तो जो फ्यूडल सिस्टम की ओरिजिन थी, देखिए फ्यूडल सिस्टम जो है एंशिएंट इंडिया में, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये आगे चल करके यूरोप में भी एक फ्यूडल सिस्टम देखने को मिलता है, तो वो भी एसोसिएटेड है। और जब आप फ्यूडल सिस्टम को समझेंगे तभी आपको ये कंप्लीट क्लैरिटी मिल पाएगी। तो एक स्पेसिफिक वीडियो हम कर लेंगे फ्यूडल सिस्टम के ऊपर। फिलहाल देखिए, तो फ्यूडल सिस्टम की जो ओरिजिन है ये मिलिट्री कैंपेन से ट्रेस की जा सकती है, और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ्यूडल सिस्टम में एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो बहुत ही ब्रीफ में समझ लेते हैं फ्यूडलिज्म को फिलहाल। तो देखिए, ये एक तरीके का सोशल सिस्टम था, मेडिवल और एंशिएंट टाइम में देखने को मिलता है। और इस सिस्टम की सबसे जो खास बात है वो ये कि नोबिलिटी जो है ये लैंड होल्ड किए हुए होती है, किसके द्वारा, किंग के द्वारा, और इसके एक्सचेंज में मिलिट्री सर्विस देती है। और इसके वेसल्स जो होते हैं वेर इन टर्न टीनेंट्स ऑफ द नोबल, वाइल द पीजेंट्स वर ऑब्लाइज टू लीव ऑन देयर लॉर्ड्स लैंड एंड गिव हिम होमेज, लेबर एंड अ शेयर ऑफ द प्रोड्यूस। तो बेसिकली आप जमींदारी सिस्टम से एसोसिएट कर सकते हैं कि मिलिट्री सर्विस भी है किंग के द्वारा, और वेसल जो है इसके बदले में टीनेंट्स को या जो पीजेंट्स हैं वो बेसिकली जो जमींदारी सिस्टम में जैसा देखने को मिलता है, साफ तौर पर फ्यूडलिज्म से एसोसिएटेड है। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली मिलिट्री कैंपेन्स के बदले में, अभी हमने देखा कि हाँ मिलिट्री कैंपेन्स के बदले में जो सर्विस दी जा रही थी वो फ्यूडल सिस्टम का मुख्य आधार है। लेकिन कारण क्या बताया जा रहा है कि फ्यूडल सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ गुप्ता पीरियड में। अब ये बात तो फैक्चुअली करेक्ट है कि गुप्ता पीरियड के टाइम पर और ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ, और ज़्यादा लोगों को मिलिट्री कैंपेन्स के लिए शामिल किया गया, बट ये इसका कारण तो नहीं है ना, क्योंकि अगर गुप्ता पीरियड में कंसिडरेबल एक्सपेंशन होता है फ्यूडल सिस्टम का, तो क्या यही कारण है मिलिट्री एक्सपेंशन का? ये तो कोई तुक नहीं बैठ रहा अगर डायरेक्टली आप सोचे तो। हाँ, ये रीज़न हो सकता है कि धीरे धीरे करके ये चीज़ें बड़ी, फ्यूडल सिस्टम और ओरिजिन में आया, और इसके बाद फ्यूडल सिस्टम गुप्ता पीरियड, पोस्ट मौर्य टाइम, इन टाइम में और भी ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड किया, बट ये चीज़ करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करती है। तो सही आंसर ऑप्शन बी बनेगा। अगला सवाल देखिए, असर्शन क्या है, अशोका एनेक्स्ड कलिंगा टू मौर्यन एम्पायर, यानी अशोक के द्वारा कलिंग को एनेक्स किया गया, मौर्यन एम्पायर में शामिल किया गया। रीज़न क्या दिया जा रहा है कि कलिंग जो है ये कंट्रोल करता था लैंड और सी रूट को साउथ इंडिया के साथ। तो अगर आप सोचें तो ऑब्वियसली कलिंग की लोकेशन हमें पता है उड़ीसा में प्रेजेंट है, तो लैंड और सी रूट को साउथ इंडिया में जाने वाले रास्ते में कंट्रोल तो करता ही है। लेकिन और अगर असर्शन की बात करें तो असर्शन भी सही है, अशोक ने डेफिनेटली कलिंग को एनेक्स किया, और इसके बाद भारी रक्तपात के कारण युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग भी दिया। कलिंग का युद्ध हमें पता है 261 BC, राइट। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। और क्या रीज़न सही जस्टिफाई करता है, तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि अशोक ने कलिंग पे अटैक क्यों किया, क्या इसके पीछे ये रीज़न है? तो इसका जवाब है यस, यही रीज़न है, क्योंकि कलिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सी रूट था साउथ इंडिया, और लैंड रूट और सी रूट था साउथ इंडिया के लिए, इस वजह से कलिंग पर अटैक किया गया, और ये चीज़ सही जस्टिफाई करती है। तो सही आंसर ऑप्शन ए बनता है। तो इसमें आपको सावधानी यही देनी है कि क्वेश्चन पूछ करके देखना है, असर्शन को क्वेश्चन के फॉर्म में पूछना है, और अगर उसका जवाब मिलता है रीज़न में तो ही फिर उसे ए को टिक करना है, अदरवाइज फिर अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तब आंसर बी बनेगा। अब ये सवाल वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट है, काफ़ी डिफिकल्ट भी है। असर्शन क्या कहा जा रहा है कि प्रयाग असेंबली कन्वीन की गई हर्षवर्धन के द्वारा। रीज़न ये बताया जा रहा है कि महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म को, अच्छा एक वर्ड और है, ओनली, केवल महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म को पॉपुलराइज करना चाहते थे हर्षवर्धन, इस कारण से प्रयाग असेंबली कन्वीन की गई। तो इसे मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी कंसाइज वे में चीज़ें बताई गई हैं। देखिए, हर्षा और बुद्धिज़्म की बात करें तो अर्ली डेज़ में जो हर्षवर्धन है ये डिवोट शिवा थे, या उसके बाद जो है ये आर्डेंट हीनयान बुद्धिस्ट बन गए। ह्वेनसांग कन्वर्टेड हिम टू महायान बुद्धिज़्म, और हर्षा ने फिर ऑब्वियसली एनिमल फूड अपने किंगडम के लिए प्रोहिबिट किया, और अगर कोई चीज़ लिविंग बीइंग की जान ली जाती थी तो फिर पनिश किया जाता था। कई सारे स्तूपाज और बाकी सारी चीज़ें इरेक्ट करवाई गई। इसके बाद देखिए कन्नौज असेंबली की बात करते हैं, तो हर्षवर्धन के द्वारा एक रिलीजियस असेंबली कन्नौज में ऑर्गेनाइज की गई, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, चाइनीज़ पिलग्रिम ह्वेनसांग को
ऑनर करना। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस असेंबली में सभी रिलीजियस सेक्ट के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इनवाइट किया गया। तो इसी कन्नौज असेंबली में ह्वेनसांग ने महायान डॉक्ट्रिन के आइडियाज़ को प्रोपगेट किया और महायान डॉक्ट्रिन की सुपीरियरिटी स्थापित की। अब इसके बाद अगर बात करें इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस की, तो देखिए इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस, जिसे प्रयाग असेंबली के नाम से भी जाना जाता है, ये हर्षवर्धन के द्वारा हर 5 साल में कन्वीन की जाती थी। बट इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनॉर्मस वेल्थ देना गिफ्ट के रूप में और सभी रिलीजियस सेक्ट का सम्मान करना। और ह्वेनसांग के अनुसार हर्षा वाज सो लेविश दैट ही एम्प्टीड द ट्रेजरी एंड इवन गेव अवे द क्लॉथेस एंड ज्वेल्स ही वाज व्यूरिंग। यानी इस तरीके से हर्षवर्धन ने, आप कह लो, ऑलमोस्ट सब कुछ डोनेट किया। बट ठीक है, थोड़ा बहुत एग्जीग्रेशन तो खुद हिस्टोरियन भी एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आप ध्यान से पढ़ें असर्सन को, तो हर्षवर्धन ने कन्वीन की प्रयाग असेंबली, बिल्कुल सही बात है। ये महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म को प्रमोट करना चाहते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। बट सोचने वाली बात यह है कि क्या महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म को पॉपुलराइज करने के लिए प्रयाग असेंबली कन्वीन की गई? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म को पॉपुलराइज करने के लिए प्रयाग नहीं बल्कि कौन सी असेंबली? कन्नौज असेंबली कन्वीन की जाती थी। तो इसका मतलब जो रीज़न है वो गलत है। हालांकि ये दोनों फैक्चुअली करेक्ट तो हैं, बट अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रयाग असेंबली हर्षवर्धन के द्वारा क्यों कन्वीन की गई, तो इसका आप आंसर देंगे पहला तो ह्वेनसांग के एक तरीके से सम्मान के रूप में, और दूसरा सभी रिलीजियस सेक्ट के लोगों को, उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया। तो इस तरीके से आप कह लें एक तरीके का रिलीजियस डिबेट के तरीके में देखने को मिला। तो इसका सही आंसर फिर क्या है? ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आगे चल के एग्जाम्स में रिपीट किया गया। किस ईयर का है? 1997 का है। तो असर्सन क्या था? द स्पॉन्सर एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफीज इन इंडिया इज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यानी मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर के रूप में अगर हम देखें चिश्ती ऑर्डर में, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आता है। रीज़न की बात करें तो चिश्ती ऑर्डर जो है ये अपना नाम किस विलेज से लेता है? चिश्ती इन अजमेर। अजमेर में चिश्त विलेज से अपना नाम ये लेता है, ये इसका रीज़न बताया जा रहा है। तो अगर आप देखें असर्सन को, तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही है, हमें पता है कि चिश्ती ऑर्डर के लिए प्रोमिनेंट फिगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। बट ये रीज़न बिल्कुल गलत है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। बिकॉज जो चिश्ती ऑर्डर है ये अपना नाम कहाँ से लेते हैं? चिश्त, जो कि अफगानिस्तान में है। और ये बात थीम्स में भी है और बहुत सारे बुक्स में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार आगे चल के एग्जाम्स में पूछा भी गया। सो यहाँ पे ए करेक्ट है और आर इनकरेक्ट है। तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। देखिए यहाँ पे एक स्पेशल फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, बिकॉज ये पूछा भी गया है, आई थिंक सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो छोटा सा फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती पर बायोग्राफी लिखी गई है जहान आरा के द्वारा, और टाइटल क्या है इसका? मुनिस अल अरवाह। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मुश्किल है, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मुझे लगा फिर से रिपीट किया जा सकता है, बिकॉज ये डिफिकल्ट है नाम याद रखना थोड़ा, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्सन रीजन टाइप है, मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। एट फर्स्ट द टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाज एसेंशियली मिलिट्री। तो जो टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में शुरुआती तौर पे, ये मिलिट्री बेस पे था। और रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो कंट्री है वाज पार्सल्ड आउट एज इक्ता अमोंग लीडिंग मिलिट्री लीडर्स। तो आइए पहले इसे डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, गुप्ताज के डाउनफॉल के बाद और इवेंचुअली हर्षवर्धन के बाद नॉर्दर्न इंडिया काफ़ी वल्नरेबल हो गया। इवन आपको याद होगा हमने हाल ही में एक सवाल डिस्कस किया था, आई थिंक सीडीएस का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन के बाद लगभग 100 सालों तक कोई फॉर्मिडेबल किंग नहीं देखने को मिलता है नॉर्दर्न इंडिया में। तो इस कारण क्या होता है, 8-9th सेंचुरी में टर्की जो है ये डोमिनेट करने लगते हैं बगदाद के कैलिफ्स को। और इसके बाद फर्स्ट टर्किश इन्वेजन देखने को मिलता है महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे 1001 AD में। मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव था नॉर्थ इंडिया के ह्यूज बूटी के रूप में प्लंडर करना और एक बहुत बड़े एम्पायर को स्थापित करना मिडिल एशिया में, यानी बेसिकली धन एकत्र करना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या पर्पस था महमूद गजनी के अटैक करने का। तो सबसे पहले ये हिंदू शाही किंगडम का नाम ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो हिंदू शाही किंगडम नाम था और इसके रूलर जयपाल को डिफीट करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, डिफीट करने के बाद बाकी के जो स्मॉल किंगडम है जैसे फतेह दाऊद और कन्नौज, इन किंगडम्स को भी हरा दिया जाता है महमूद गजनी के द्वारा। लेकिन जो रियल टर्किश रूल ये कब स्टार्ट होती है? तो ये स्लेव डायनेस्टी के इस्टेब्लिशमेंट के साथ स्टार्ट होती है। और स्लेव डायनेस्टी कब? 1206 में इस्टेब्लिश की गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसके बाद टर्किश इन्वेजन जो है ये सक्सेसफुल रहा, बिकॉज कोई स्ट्रॉन्ग रूलर देखने को नहीं मिलता अपोज करने के लिए, और इस तरीके से न्यूमरस रूलर्स के बीच एम्पायर जो है ये डिवाइड हो जाता है।
तो साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि ऑब्वियसली जो टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन है ये मिलिट्रिस्टिक था। हमने देखा कि इस तरीके से मिलिट्री बेसिस के आधार पर जो टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित की जाती है। कारण यही है कि इक्ता के रूप में डिवाइड होने लगे मिलिट्री लीडर्स, और ये रीज़न बिल्कुल सही जस्टिफाई कर रहा है। इस कारण से ये एसेंशियली मिलिट्री था। तो सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन क्या है? शाहजहाँ के राइन में जो दारा सिको हैं, जो कि शाहजहाँ के बड़े बेटे थे, इनके द्वारा दारा सिको के द्वारा एक्सपीडिशन भेजा जाता है बल्ख, बदख्स्तान और कांधार में। रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो एक्सपेडिशन शाहजहाँ के द्वारा भेजा गया मिडिल ईस्ट में, ये एक मार्वेलस सक्सेस था। तो देखिए ये बात गलत है। शाहजहाँ ने मिडिल ईस्ट में जो कैंपेन्स भेजे, जो एक्सपेडिशन किया, ये फेल्योर था। और इस कारण से चूँकि आर फॉल्स है, तो आर अगर आप हटाएंगे तो यहाँ पे चूंकि दोनों में ही, यहाँ पे भी आर ट्रू कहा गया, यहाँ पे भी आर ट्रू है, यहाँ पे भी आर ट्रू है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी बनता है। इस क्वेश्चन में यही फायदा है कि अगर दोनों में से कोई एक गलत हुआ तब आप आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज दोनों अगर सही हुए फिर तो इसमें मुश्किलें आती हैं। देखिए अगर शाहजहाँ की बात करें तो एक प्रोलॉन्ग कैंपेन शाहजहाँ के द्वारा लॉन्च किया जाता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, ताकि कांधार को रिकवर किया जा सके। लेकिन जो मुगल आर्मी है ये कांधार में सक्सेसफुल नहीं होती है, और 5000 लाइफ ड्यूरिंग द सक्सेसिव इन्वेजन बिटवीन 1639 एंड 1637। और इसके बाद शाहजहाँ को रियलाइज हो जाता है कि ये एम्बिशन जो ये बिल्कुल फ्यूटाइल है, और फिर ये फाइट करना बंद कर देते हैं। तो ये बात भी है, जब राइज ऑफ शाहजहाँ हम देखते हैं तो इसमें इनके पर्सनल एम्बिशंस भी देखने को मिलते हैं। बिकॉज शाहजहाँ रिवोल्ट कर देते हैं अपने फादर के खिलाफ, क्योंकि इनके फादर ऑर्डर करते हैं टू गो टू कांधार। वीडियो पोस्ट करके इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करिए। सिविल सर्विसेज 1998 का है। कांधार का जो लॉस है ये काफ़ी बड़ा नुकसान था, मुगल एम्पायर के लिए एक बड़ा झटका था। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या नेचुरल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बफर टेरिटरी के कारण, कम्युनिकेशन के कारण, या फिर एक तरीके का ये स्ट्रेटजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड था? तो कांधार अफगानिस्तान, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है, और ये काफ़ी स्ट्रेटजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, बिकॉज अदर कंट्रीज़ के साथ ये डायरेक्टली कनेक्ट करता था। तो इस कारण से ये एक तरीके से काफ़ी बड़ा लॉस मुगल एम्पायर में देखा गया। और किसके टाइम पे? तो शाहजहाँ के टाइम पे ये एक तरीके से हाथों से चला जाता है, मुगल एम्पायर के हाथों से। तो अभी हमने देखा ये जो एक्सपेडिशन था ये तो मार्वेलस सक्सेस था नहीं, इस कारण जो है ये रीज़न गलत है। और सही आंसर फिर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है। दिखने में ये आसान है बट अगेन ये टफ क्वेश्चन है, और असर्शन रीजन के रूप में ये सवाल है। देखिए असर्शन क्या है कि अकबर के टाइम पे प्रत्येक 10 कैवेलरी मैन में जो मनसबदार इन्हें 20 हॉर्सेज मेंटेन करके चलने होते थे। रीज़न ये बताया जा रहा है कि हॉर्सेज को रेस्ट करवाया जाता था मार्च के दौरान, और रिप्लेस कर दिया जाता था जहाँ पर भी वॉर के टाइम पर ज़रूरत पड़े। तो ये इसके ऑप्शन है। अगर दोनों बातें आपको सही लगती हैं तो फिर सोचिए कि क्या इस सवाल का ये आंसर है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। दोस्तों दो अस्पा सी अस्पा सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा अगर आपने मुगल हिस्ट्री पढ़ी है तो। ये जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस किया गया जहांगीर के द्वारा। और दो अस्पा सी अस्पा, इसका क्या मतलब है? तो दो अस्पा का मतलब है कि एक ऐसे ट्रूपर जिसे 2 हॉर्सेज मेंटेन करके चलने हैं, और सी अस्पा का क्या मतलब है? एक ट्रूपर जिसे 3 हॉर्सेज मेंटेन करके चलने हैं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी थी जिसमें मैंने जाट, सावर और इनसे एसोसिएटेड कंसेप्ट को समझाया था, तो अगर हम इसे ब्रीफली समझ लें तो एक तरीके का ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें कुछ सेलेक्टेड नोबल को एलो किया जाता था कि वो मेंटेन करके चले ज़्यादा ट्रूपर्स को बिना जाट रैंक को बढ़ाए। तो जाट रैंक क्या होता था और सावर क्या होता था? 2 तरीके की रैंकिंग हमने पढ़ी थी, आपको ये याद है क्या? वीडियो पोस्ट करके पहले सोचिए, बिकॉज ये कई बार पूछा गया और हमने बहुत बार डिस्कस किया है। तो जाट का मतलब होता था पर्सनल रैंकिंग, जो सैलरी को डिसाइड करता था, जबकि सावर का मतलब होता था एक कितने ट्रूपर मेंटेन करके चल रहे हैं, राइट। तो दो अस्पा सी अस्पा सिस्टम के तहत ही आप कह सकते हैं कि मनसबदार को ये अगर वो रैंक होल्ड करते हैं तो उन्हें डबल सैलरी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो डबल ट्रूपर्स को मेंटेन करके चल रहे हैं। तो ये चीज़ अकबर के टाइम पे नहीं बल्कि जहांगीर के टाइम पे थी। इसका मतलब ए जो है ये इनकरेक्ट है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे ए को ट्रू बताया गया, यहाँ पे भी ए को ट्रू बताया गया, और यहाँ पे भी। तो सही आंसर क्या बन रहा है? हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है, ए फॉल्स है, आर बिल्कुल ट्रू है। हाँ, हॉर्सेज को रेस्ट करने के लिए ही ये सिस्टम रखा गया था। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2001 का है। असर्शन क्या है कि जो खानवा का युद्ध है ये सर्टेनली ज़्यादा डिसाइसिव था बैटल ऑफ पानीपत के मुकाबले, यानी ज़्यादा निर्णायक साबित हुआ। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि राणा सांगा द राजपूत हीरो वॉज सर्टेनली मोर फॉर्मिडेबल एडवर्सरी देन इब्राहिम लोदी, यानी इब्राहिम लोदी के मुकाबले ज़्यादा फॉर्मिडेबल थे राणा सांगा। तो देखिए ये दोनों ही जो असर्शन रीजन है ये बिल्कुल करेक्ट है, और इस कारण से राणा सांगा डेफिनेटली मोर फॉर्मिडेबल थे, इस कारण से ज़्यादा डिसाइसिव माना जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को। तो सही आंसर क्या है?
फर्स्ट बैटल के मुकाबले ज़्यादा डिसाइसिव माना जाता है बैटल ऑफ खानवा को। खानवा का युद्ध कब हुआ था? देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, उसके बाद चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में, और बैटल ऑफ घोघरा यानी या घाघरा 1529 में, और 1530 में डेथ हो जाती है किसकी? बाबर की। तो आप ये बताइए कि किस रूलर्स के साथ ये जो 4 वॉर्स मैंने बताए ये हुए थे। फिलहाल हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए सही आंसर है। दोनों फैक्चुअली करेक्ट भी है और करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो हिस्ट्री के सवाल असर्शन रीजन वाले हमने कवर कर लिए। ये सवाल आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, बिकॉज ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, और अगर आप कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में हम जितने भी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनसे जो असर्शन रीजनिंग के सवाल हैं इन्हें कवर कर लेंगे। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए असर्शन में ये कहा गया है कि ब्रिटिश जो सॉवरेंटी है ये फ्री इंडिया में भी एग्जिस्ट करती रही, और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सॉवरेन के द्वारा लास्ट गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया था, इस कारण ब्रिटिश सॉवरेंटी एग्जिस्ट करती है। अब आप बताइए कौन सी बात करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर भी दूंगा और पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके सवालों को भी कवर करेंगे। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।